वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स की अगर बात करें तो ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें एक्चुअली काफी डिफरेंस भी है। सेक्शन 10 में हमारा जुडिशियल सेपरेशन दिया हुआ है एंड सेक्शन 13 में डाइवोर्स दिया हुआ है। तो देखते हैं इन दोनों को। So, if the matrimonial relations between the husband and wife are strained, then either of them can seek remedy of judicial separation or divorce. Both can be sought on certain grounds mentioned in HMA. तो देखिए, अगर मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो हमारा मैट्रिमोनियल रिलेशंस होते हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके पास ऑप्शन रहता है कि या तो वो जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी ले सकते हैं या फिर वो डाइवोर्स की रेमेडी ले सकते हैं। और दोनों ही रेमेडीज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं उनके तहत ली जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन की। So it is a remedy which is lesser in degree than that of divorce. So this is the most important point. हमेशा confusion रहता है कि what is the difference between the judicial separation and divorce. So it is basically judicial separation is lesser in degree than that of divorce. हम देखेंगे कैसे। क्योंकि in judicial separation, husband and wife are absolved from living together and performing matrimonial duties. मतलब कि judicial separation में जो husband and wife हैं, उनको ये मिल जाता है, रेमेडी मिल जाती है कि उन्हें साथ में नहीं रहना होगा अब, और ना ही उन्हें अब आवश्यकता रहेगी कि वो अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज को परफॉर्म करें। लेकिन the bond of marriage remains intact and the marriage is not dissolved. This is the most important point, that in judicial separation मैरिज सबसिस्ट, यानी कि मैरिज जो है वो बची रहती है, बॉन्ड ऑफ मैरिज खत्म नहीं होता है और मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है। एक्चुअली दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स, क्योंकि डाइवोर्स में आगे हम देखेंगे कि मैरिज का जो बॉन्ड है वही खत्म हो जाता है। Then coming to the next point, that is, in other words, it can be said to be a temporary suspension of marital ties. So basically जो judicial separation होता है वो temporary suspension होता है marital ties का। Section 10 provides that either parties to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may present a petition for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in Section 13(1) and 13(2). तो बेसिकली जो हमारे जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स हैं और डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं वो सेम ही रहते हैं, जो कि 13 में ही मेंशन है। तो सेक्शन 10 के तहत अगर जुडिशियल सेपरेशन चाहिए किसी भी पार्टी को, तो चाहे अगर वो मैरिज इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले की हो या बाद की हो, दोनों केस में वो पिटिशन प्रेजेंट कर सकता है फॉर जुडिशियल सेपरेशन उन ग्राउंड्स के आधार पर जो कि सेक्शन 13 के 1 और 2 में दिए हुए हैं। Where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent. तो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि जहां पर जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है वो पास हो जाती है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं रहेगा पिटिशनर के लिए कि वो कोहेबिट करे रिस्पोंडेंट के साथ। The court may, on the application by petition of either party, resign the decree if it considers it just and reasonable to do so. लेकिन जो कोर्ट है वो अगर आइदर पार्टी की पिटिशन पे अगर उसको सही लगता है, तो वो डिक्री को रिसाइंड भी कर सकता है अगर कोर्ट को ये जस्ट और रीजनेबल नजर आ रहा है तो। देन ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन को देखते हैं हम। सो after Marriage Laws Amendment Act 1976, the grounds of judicial separation have been made same as that of divorce under section 13(1) and 13(2). तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स हैं वो सेम ग्राउंड्स हैं जो कि डाइवोर्स के हैं। तो फॉलोइंग आर द इंसिडेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो कुछ हम देख लेते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन के केस में जो डिग्री आती है उसके क्या इंसिडेंट्स वगैरह रहते हैं। सो फर्स्टली, द मैरिज इज नॉट डिसॉल्व्ड। मैंने कई बार बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ डाइवोर्स मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Secondly, parties are not obligated to cohabit together. अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो जाती है तो पार्टीज को कोई आवश्यकता नहीं रहती है कि वो साथ में कोहैबिट करें। Thirdly, if there is no resumption of cohabitation between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards, मतलब कि अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास हो गई है
और उसके बावजूद 1 साल से ऊपर हो गया है या 1 साल हो चुका है उस डिग्री को पास हुए, तो और फिर भी अभी भी पार्टीज जो है वो साथ में कोहैबिट नहीं कर रही, रिजम्पशन नहीं हुआ है कोहैबिटेशन का बिटवीन द पार्टीज, तब ये ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के लिए। मतलब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होने के बावजूद देयर इज अ स्कोप कि आप कोहैबिट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, बट अगर आप नहीं करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, देन इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ओके, तो ये हमने देखा था जुडिशियल सेपरेशन, सारे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। अब बात करते हैं डाइवोर्स की। तो इन लीगल सेंस डाइवोर्स मीन्स सेसेशन ऑफ अ मैट्रिमोनियल बॉन्ड। जहां पर जो जुडिशियल सेपरेशन था उसमें मैरिज का बॉन्ड खत्म नहीं होता था, वहीं पे जो डाइवोर्स है उसमें जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैट्रिमोनियल बॉन्ड का सेसेशन होता है, यानी मैट्रिमोनियल बॉन्ड सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। A decree of divorce puts an end to the marital bond and the parties no longer remain husband and wife. डाइवोर्स के केस में क्या होता है कि जो बॉन्ड है मैरिज का वो बचता नहीं है, और ये बॉन्ड जो है पार्टीज के बीच में खत्म हो जाता है। Divorce was unknown to the old Hindu law. Marriage was considered to be an indissoluble union. ये चीज याद रखने वाली है कि जो हिंदू लॉ था ओल्ड, उसमें डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कहा जाता था कि अगर एक बार शादी हो गई तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, और ये एक इनडिसोल्यूबल यूनियन है। बट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही पहली बार डाइवोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविजंस जो है डाइवोर्स के वो सेक्शन 13, 13A, 13B, 14 एंड 15 में दिए हुए हैं एचएमए के अंतर्गत। Law of divorce has undergone lots of changes since its inception. Primarily, the changes were brought about by Marriage Laws Amendment Act 1976 and the Personal Laws Amendment Act 2019. तो जो लॉ ऑफ डाइवोर्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं समय समय पर। सबसे पहला चेंज जो इसमें हुआ था वो हुआ था 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा, एंड अगेन द पर्सनल लॉज अमेंडमेंट 2019 के द्वारा फिर से इसमें एक चेंज हुआ, जिन चेंजेस को हम अभी देखेंगे। चेंजेस brought by the Marriage Laws Amendment Act 1976 in the law of divorce क्या था? So firstly, कुछ की चेंजेस इस एक्ट के द्वारा किए गए थे। पहला था सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री में कॉन्स्टिट्यूट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट है, जो बोलता है कि अगर एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स लिया जाना है तो ये आवश्यकता नहीं है कि जो भी व्यक्ति है अडल्ट्री में वो कंटिन्यूअसली अडल्ट्री में रह रहा हो या कॉन्क्यूबाइन के साथ रह रहा हो, वॉट एवर द केस इज। सो अगर एक बार भी अडल्ट्री का एक्ट किया गया है तो ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। Secondly, cruelty and desertion were made the ground of divorce. Cruelty और desertion को grounds बनाया गया divorce का। Earlier, they were grounds for judicial separation only. इससे पहले cruelty और desertion जो थे वो केवल judicial separation के grounds थे। Then, the minimum period prescribed under the grounds like leprosy and venereal diseases has been omitted. पहले एक minimum time period था किनके लिए, leprosy और venereal diseases के लिए, जिसे omit कर दिया गया। And the court can now grant alternative relief in case of divorce proceeding by exercising discretion. तो यहाँ पर कोर्ट अब जो है वो ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी दे सकती है डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में अपने डिस्क्रिशन को अप्लाई करके। सो दीज वर द की चेंजेस जो कि लाए गए थे अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। The court can now grant alternative relief in case of divorce proceeding by exercising discretion, 13A में दिया हुआ है। तो इसके तहत कोर्ट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपना डिस्क्रिशन लगाकर डाइवोर्स प्रोसीडिंग में सेक्शन 13A के तहत ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी दे सकता है। देन चौथा क्या चेंज लाया था, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस 13B। अब म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी अगर दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं कि वो साथ में नहीं रह सकती एंड दे वांट डाइवोर्स, तो इन दैट केस वो 13B के अंतर्गत म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकती हैं। Changes brought by the Personal Laws Amendment Act 2019. It omitted Section 13(1)(4), which makes virulent and incurable form of leprosy as a ground for divorce. तो 2019 के पहले जो लेप्रोसी था वो भी एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स था जिसको अब ओमिट कर दिया गया है। And there is a leading case of R. Srinivas Kumar versus R. Shamitha 2019, and Supreme Court held that inherent powers under Article 142 can be invoked by Supreme Court to dissolve marriage which has broken down irretrievably.
सो आर श्रीनिवास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत इनहेरेंट पावर्स हैं जो कि इन्वोक किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैरिज को डिसॉल्व करने में, जो कि इररिट्रीवली जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। नाउ उसके बाद देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स क्या है हमारे। तो सेक्शन 13 जो डील करता है वो बताता है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में। सेक्शन 13 में बेसिकली ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए हुए हैं। सेक्शन 13 का क्लॉज 1 deals with grounds which are available to both husband and wife, while section 13 subsection 2 deals with the grounds which are available to only wife. So this is the most important point, ये याद रखने वाली बात है कि 13 2 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो केवल वाइफ के लिए है, जबकि जो 13 1 में दिए हुए हैं वो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अवेलेबल है। सो एक्सक्लूसिवली जो 13 2 है वो किसके लिए है, वाइफ के लिए है। Under Section 13, the petition for divorce may be presented whether the marriage is solemnized before or after the commencement of HMA. So 13 के तहत अगर डाइवोर्स प्रोसीडिंग कोई इंस्टीट्यूट करना चाहता है तो अगर उसकी शादी HMA 1955 के कमेंसमेंट के पहले या बाद में हुई है, दोनों ही केसेस में वो पेटिशन प्रेजेंट कर सकता है। देन ग्राउंड्स अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो सबसे पहले 13 1 में जो हमारे ग्राउंड्स है जो दोनों के लिए अवेलेबल है उनको देखते हैं। फर्स्ट ग्राउंड है अडल्ट्री, गिवन इन सेक्शन 13 1 का क्लॉज 1। So 13 1 का clause 1 provides, sorry for the typo, this is not 4, this is 1. 13 1 का clause first जो है provides that petition for divorce may be presented by either parties if after solemnization of the marriage the other party had voluntarily sexual the other party had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. So अगर किसी भी पार्टी ने after marriage sexual intercourse किया हो voluntary with any other person other than his or her spouse, so it is a ground for divorce under section 13 1 का clause 1. Even a single act of adultery is sufficient to attract the ground of divorce. After the Marriage Laws Amendment Act 1976, the expression living in adultery has been dispensed of. Very important point. सबसे पहले 1976 के पहले एक्सप्रेशन यूज किया गया था लिविंग इन अडल्ट्री, मतलब कंटिन्यूअसली कोई व्यक्ति जब अडल्ट्री में रह रहा हो तभी आप अडल्ट्री के ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स ले सकते थे। बट अब क्या हो गया है, आफ्टर 1976 अगर एक बार भी अडल्ट्री का एक्ट हुआ है और भले ही लिविंग इन अडल्ट्री अब नहीं है, उस केस में भी इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ओके, so there's a very important case law, that is Joseph Shine versus Union of India. Adultery has been declared unconstitutional, but the court has expressly held that it will remain a ground for matrimonial cases. So जोसेफ शाइन का केस था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो अडल्ट्री है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि हमें पता ही है कि आईपीसी में सेक्शन 497 के तहत इसे पनिश किया जाता था, बट अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है और अब ये केवल क्या है, ग्राउंड है कि इस आधार पर आप डाइवोर्स सीक कर सकते हैं। सो इट विल रिमेन अ ग्राउंड फॉर मैट्रिमोनियल केसेस। अब दूसरा ग्राउंड क्या है हमारा, क्रुएल्टी। क्रुएल्टी दी हुई है अंडर सेक्शन 13 1 का क्लॉज 1A। So section 13 1 का clause 1A provides that the petition for divorce may be presented by either party if after the solemnization of the marriage the other party has treated the petitioner with cruelty. So cruelty के केस में ये petition किसी भी पार्टी के द्वारा प्रेजेंट की जा सकती है। The term cruelty is not defined in the act. Cruelty can be physical as well as mental. तो जो cruelty है इस एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट cruelty जो है फिजिकल भी हो सकती है and it can be mental as well. So the term cruelty was defined in Russell versus Russell for the first time. Very important case law. In Russell versus Russell, cruelty has been defined for the first time. The court held that cruelty is a conduct of such character as to have caused danger to life, limb or health, bodily or mental. So जो cruelty term है वो डिफाइन की गई थी रसल वर्सेस रसल में, और इसमें बोला क्या गया था कि ये जो cruelty होती है ये ऐसा कंडक्ट है या ऐसा कैरेक्टर है किसी पर्सन का जिसके थ्रू वो डेंजर कॉज करता है
किसी की लाइफ को, लिम्ब को या हेल्थ को, बॉडीली या मेंटल, दोनों तरीके की हो सकती है, इट कैन बी फिजिकल एंड मेंटल एज वेल, और गिव राइज टू अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच कंडक्ट, या फिर रीजनेबल एप्रीहेंशन, खतरा महसूस करवा रही है अपने कंडक्ट से टू द अदर पर्सन. Now comes the very important case law. Supreme Court in the Daston versus Daston 1975 held that cruelty is a conduct which causes a reasonable apprehension that it is harmful or injurious for one spouse to live with another. So Daston versus Daston very important case law 1975 मेंटल क्रुएल्टी से डील करता है. इसमें सबसे पहले तो ये बोला गया कि जो क्रुएल्टी है ये एक ऐसा कंडक्ट है जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज होता है दूसरे व्यक्ति को, और वो हार्मफुल या इंजूरियस होता है दूसरे स्पाउस के लिए कि वो उसके साथ में रह पाए. Cruelty can be physical as well as mental. Mental cruelty is a conduct which causes mental suffering, feeling of anguish, disappointment and frustration. इसी केस में ये भी बोला गया कि जो क्रुएल्टी है फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकती है. मेंटल क्रुएल्टी क्या होगी? एक ऐसा कंडक्ट जो मेंटल सफरिंग, फीलिंग ऑफ एंग्विश या डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन कॉज करे दूसरे स्पाउस के माइंड में. Now, another important case law is Shobha Rani versus Madhukar Reddy 1988. And in this case, Supreme Court held that demand for dowry also constitutes cruelty. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी की डिमांड करना भी एक मेंटल क्रुएल्टी बताया. Thirdly, in Suman Kapoor versus Sudhir Kapoor 2009, Supreme Court held that mens rea is not an essential element of cruelty. A very important point कि mens rea essential element नहीं है cruelty के लिए. Relief cannot be denied on the ground that there was no intention to cause cruelty. So इस ground पे relief नहीं deny कर दिया जाएगा कि वहां पर कोई intention ही नहीं था cruelty cause करने का. Now comes the another case which is in V Bhagat versus T Bhagat 1994. Supreme Court held mental cruelty can be broadly defined as that conduct which inflicts upon the other party such mental pain and suffering as would make it impossible for the other party to live with another. So V Bhagat versus D Bhagat 1994 का जो केस लॉ था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेंटल क्रुएल्टी को डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसे कंडक्ट के रूप में जिससे अदर पार्टी को ऐसा मेंटल पेन या सफरिंग हो सकती है कि ये दूसरी पार्टी के लिए असंभव बना दे कि वो उस पार्टी के साथ रह पाए जो क्रुएल्टी कर रही है. एंड lastly, there is one more case law which is Vijay Kumar Ramchandra Bhate versus Neela Vijay Kumar Bhate 2003. In this case, Supreme Court held that character assassination in or during the divorce proceeding amounts to cruelty. A very important point that character assassination in or during the divorce proceeding मतलब जब divorce proceeding चल रही है उसके दौरान अगर आप character assassination कर रहे हो अपने spouse का, so that also amounts to cruelty. So it is also a very important point. अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ग्राउंड जो है दैट इज डिजर्शन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1B. सो Section 13, 1 clause 1B provides that the petition for divorce may be presented by either party if the other party has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. So, इसके तहत हम तब केस लगा सकते हैं, petition लगा सकते हैं जब जो दूसरी पार्टी है उसने petitioner को desert कर दिया हो पेटिशन लगाने से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 इयर्स. मतलब आज अगर पेटिशन लगाई गई है तो इससे 2 साल पहले से जो दूसरी पार्टी है उसने पेटिशनर को डेजर्ट कर दिया हो यानी छोड़ दिया हो एक तरीके से अलग कर दिया हो. अब जो टर्म है डेजर्शन वो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है बट इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स विदड्रॉइंग फ्रॉम मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस. जो एक मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस होते हैं आपके शादी के बाद के जो जिम्मेदारियां होती हैं अगर उससे आप विदड्रॉ कर लेते हैं सो दैट इज नोन एज मैट्रिमोनियल withdrawing from matrimonial obligations. Now, it is intentional forsaking or abandonment of one spouse by another without any reasonable cause and without the consent of the other. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जानबूझकर दूसरे स्पाउस के साथ आप अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को निभाना छोड़ रहे हो या अबेंडन कर रहे हो दूसरे स्पाउस को विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई सही कारण भी नहीं है इस चीज का और उसके कंसेंट के बगैर आप ऐसा कर रहे हो तो इन दैट केस इसको क्या बोला जाएगा? विड्रॉइंग फ्रॉम मैरिटल ऑब्लिगेशंस इस चीज को बोला जाएगा.
अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ डेजर्शन की। तो डेजर्शन की एसेंशियल्स क्या होंगे? देयर हैज टू बी अ फैक्टम ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे फैक्टम ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। फैक्टम ऑफ सेपरेशन मतलब कि एक ऐसा सेपरेशन जो नजर आ रहा हो, जो कि एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस से अलग कर रहा हो। सेकेंडली, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू ब्रिंग कोहैबिटेशन टू एन एंड। यहाँ पे एक ऐसा इंटेंशन होना चाहिए जिससे कि जो व्यक्ति डेजर्ट कर रहा है, उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि कोहैबिटेशन को, जो मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, उसको खत्म करने का। सो दैट इज एन एनिमल डिसेंडाई जो हम बोलते हैं, वो चीज यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। देन थर्डली, सच कंडक्ट मस्ट बी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। कोई रीजनेबल कॉज के लिए अगर आप अपने स्पाउस से अलग रह रहे हो या उसे डिजर्ट कर रहे हो, so that is not included here, but there should not be any reasonable cause। यहाँ पर डिजर्शन के पॉइंट के लिए रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑफ कोर्स अगर दूसरी पार्टी भी अग्री कर रही है तो आप उसको डिजर्शन नहीं बोल सकते हैं। सो इट मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अब देयर कैन बी नो डिजर्शन विदाउट कोहैबिटेशन। कभी भी बिना कोहैबिटेशन के डिजर्शन नहीं हो सकता, सिंस कोहैबिटेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैरिज। सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे 2002 का केस लॉ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसी पार्टी जो कि डाइवोर्स सीख कर रही है डेजर्शन के ग्राउंड पे, उसको ये दिखाना ज़रूरी होगा कि वो अपने ही गलत किए हुए किसी काम का एडवांटेज नहीं ले रही है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब पार्टी ने खुद ही कुछ गलत काम किया जिस वजह से सामने वाली पार्टी ने उसके साथ रहना छोड़ा, या फिर उसने खुद ही रहना छोड़ दिया है और फिर वो उसी चीज़ का एडवांटेज लेकर कोर्ट में प्रोसीडिंग ला रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसर्शन कि हमें डिवोर्स चाहिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये बोला गया था सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे के केस में। तो जो डेजर्शन है वो एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन का मतलब विड्रॉल किसी पर्टिकुलर प्लेस से होना नहीं कहलाएगा, बल्कि विड्रॉल कहलाएगा स्टेट ऑफ थिंग से। मतलब कि फिजिकली विड्रॉल नहीं होगा, ये होगा विड्रॉल फ्रॉम मैरिटल ऑब्लिगेशन या सिचुएशंस जो कि आवश्यक होती हैं आफ्टर मैरिज। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन के सेम ही रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे कि एक्चुअल डेजर्शन के होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती का 1957, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिजर्शन नहीं हो सकता विदाउट एनिमस डिसेंडाई। ये साबित करना ज़रूरी है कि जो डिजर्टिंग स्पाउस है उसने परसिस्ट किया इंटेंशन टू डिजर्ट थ्रू आउट द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 2 years। मतलब कि it should be proved that deserting spouse persisted in the intention to desert throughout the statutory period of 2 years। यानी कि ये साबित करना ज़रूरी है कि जो deserting spouse है उसने persist किया intention कि वो 2 साल तक दूसरी पार्टी को डिजर्ट करना चाहता है। मतलब उस इंटेंशन का होना यहाँ पर आवश्यक है। देन कन्वर्जन इज़ द फोर्थ पॉइंट जिसके तहत डिवोर्स लिया जा सकता है। 13(1) का क्लॉज हमारा है ये सेकेंड वाला, ठीक है। सो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाना, है ना। तो ये हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजन के लोगों के लिए है। तो सेक्शन 13(1) का सबसेक्शन 2 जो है वो बोलता है कि दैट द पिटिशन फॉर डिवोर्स में बी प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी इफ़ द अदर पार्टी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अगर वो हिंदू ही नहीं रहा, उसने कन्वर्ट कर लिया खुद को किसी दूसरे रिलीजन में, सो इन दैट केस इट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड टू सीक डिवोर्स। नाउ कन्वर्जन डज नॉट इटसेल्फ रिजल्ट इन डाइवोर्स। ऑटोमेटिकली अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो गया है तो ये ऑटोमेटिक रिजल्ट नहीं करेगा डाइवोर्स में। द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स ऑन बेसिस ऑफ कन्वर्जन विल नॉट बी अवेलेबल टू द कन्वर्टिंग स्पाउस एज इट वुड अमाउंट टू टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। ऑब्वियसली जो पार्टी कन्वर्ट हो रही है उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो उस ग्राउंड पे डाइवोर्स सीक करे। द ऑप्शन इज़ अवेलेबल टू द अनदर स्पाउस हु इज़ नॉट कन्वर्टेड। मतलब जो पार्टी कन्वर्ट हुई है उसके पास कन्वर्जन के आधार पर डाइवोर्स लेने का पॉइंट ऑप्शन नहीं है। जो पार्टी इससे क्या बोलते हैं, जो पार्टी इससे प्रभावित हुई है, ठीक है, तो उस पार्टी के पास ये राइट है। क्योंकि ये क्या कहलाएगा कि जो आपने अपने ही किए हुए रॉन्ग का एडवांटेज लिया है, आप खुद कन्वर्ट हुए और फिर भी आपको ये ग्राउंड मिल रहा है, सो इट इज़ नॉट राइट। सो दिस इज़ द ग्राउंड। नेक्स्ट ग्राउंड जो है हमारा दैट इज़ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो सेक्शन 13 के फर्स्ट सब सेक्शन का थर्ड पॉइंट है, थर्ड सब क्लॉज है।
सेक्शन 13(1) का 3 बोलता है that petition for divorce may be presented by either party if the other party has been incurably of unsound mind or has suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. So 13 का जो हमारा ये ग्राउंड है, 13 का थर्ड वाला, ये बात करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, और इसमें पिटिशन प्रेजेंट की जा सकती है आइदर पार्टी के द्वारा अगर जो दूसरी पार्टी है वो ऐसे अनसाउंड माइंड की बीमारी से प्रभावित है या कंटिन्यूसली है या इंटरमिटेंटली भी हो रही है, पर वो उस प्रकार का है कि दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट के साथ में नहीं रह सकती है। सेकंड, जो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है मेंटल डिसऑर्डर, इसका क्या मतलब है? सो मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। सो मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड्स मेंटल इलनेस, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड यानी रिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट ऑफ माइंड है या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर है किसी प्रकार का, या कोई भी अदर डिसेबिलिटी ऑफ माइंड हो सकती है, एंड इट इंक्लूड्स साइजोफ्रेनिया। सो इसमें साइजोफ्रेनिया भी इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने राम नरेन गुप्ता वर्सेस श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता के केस में बोला, 1988 का केस, दैट द डिग्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मस्ट बी सच दैट स्पाउस सीकिंग रिलीफ कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद अदर। सो डिग्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कैसी होनी चाहिए, मतलब कम इस हद तक होनी चाहिए, इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि साथ में रह सके। इट शुड बी ऑफ सच डिग्री कि जो दूसरा स्पाउस है वो उसके साथ रीजनेबली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो दोनों साथ में रहें, मतलब देयर इज़ अ डेंजर, उस पर्सन को जो उसके साथ में रह सकता है उसको डेंजर हो सकता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन हो सकता है। सो दैट विल बी द ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स। एंड लास्टली जो हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है दैट इज़ विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। सो ये जो ग्राउंड था ये पहले था लेप्रोसी का, हमने पहले भी देखा कि पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 से दिस ग्राउंड हैज़ बीन ओमिटेड। नाउ अभी भी जो ग्राउंड हमारे पास है दैट इज़ वेनेरियल डिसीजेस। तो सेक्शन 13(1) का क्लॉज 5 बात करता है वेनेरियल डिसीज़ का। वेनेरियल डिसीज़ क्या होता है? एक ऐसा डिसीज़ जो कि एक कम्युनिकेबल फॉर्म का डिसीज़ होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जा सकता है अगर वो साथ में रहते हैं। सो 13(1)(5) provides that petition for divorce may be presented by either party if the other party has been suffering from venereal disease in a communicable form. So अगर communicable form वाले किसी भी डिसीज़ से जो पार्टी है वो सफ़र कर रही है, so the other party has the option कि इस ग्राउंड पे वो डाइवोर्स सीक कर सके। Then the next ground is renunciation of the word. Section 13(1) का 6th clause है। So 13(1)(6) provides that the petition for divorce may be presented by either party if the other party has renounced the word by entering any religious order. So renunciation का मतलब क्या होता है? अगर एक पार्टी ने दुनिया त्याग दी है, साधु संत बन गए हैं, किसी रिलीजियस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वर्ड को रिनाउंस कर दिया है, सो इन दैट केस द अदर पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू सीक द डिवोर्स। एंड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड अमाउंट्स टू सिविल डेथ। रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड है वो सिविल डेथ मानी जाती है, मतलब कि सिविल राइट्स का खात्मा एक तरीके से माना जाता है। सो देयरफॉर इट इज़ इंक्लूडेड एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। सो इस वजह से इसे ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स माना गया है। नाउ द नेक्स्ट ग्राउंड इज presumption of death under section 13(1) का clause 7. So 13(1)(7) provides that the petition for divorce may be presented by either party if the other party has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of had the party been alive. तो अगर 7 साल तक जो स्पाउस है उसके बारे में कुछ भी आता पता नहीं है कहाँ है वो, और जिन लोगों को मामूली तौर पर पता होता अगर वो जीवित होता तो उनको भी उसके बारे में नहीं मालूम है, सो इन दैट केस उसका प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कर लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति मर चुका है, और ये भी क्या है? डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। 13(1)(a) का क्लॉज 1 जो है, तो ये क्या बात करता है कि अगर किसी भी पार्टी ने प्रेजेंट की थी पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट देयर हैज़ बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड्स आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। जब अभी हमने जुडिशियल सेपरेशन देखा था तो वहाँ हमने देखा था कि अगर 1 साल तक जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिलने के बाद कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हो रहा है, अभी भी पार्टीज अलग ही रह रही हैं, तब वो ग्राउंड बन जाता है टू सीक द डिवोर्स।
एंड अगेन नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा फेलियर टू कंप्लाई विद द डिग्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। सेक्शन 13(1)(a) का जो सेकेंड पॉइंट है वो बात करता है इसके संबंध में। ये बोलता है कि जहाँ पर किसी भी पार्टी ने पेटिशन प्रेजेंट की हो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स, इस ग्राउंड पर कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की डिग्री पास हो गई थी, उसके बाद भी 1 साल तक अभी भी पार्टीज अलग ही रह रही हैं, साथ में नहीं आई हैं, तो वो भी क्या बन जाता है, ग्राउंड किसका, डाइवोर्स का। तो ये जो 11 हमने पॉइंट्स देखे, ये सारे जो ग्राउंड्स हैं ये अवेलेबल हैं टू बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ। अब जो हम 13 सबसेक्शन 2 देखेंगे, ये वो ग्राउंड्स हैं जो केवल वाइफ को अवेलेबल हैं। सो 13(2) lays down additional grounds of divorce which are available to wife। और यहाँ पर हम देखेंगे 4 ऐसे ग्राउंड्स जो कि सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं। पहला है बाइगमी, जो 13(2) के फर्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है। Bigamy provides that a wife may also present a petition for the dissolution of her marriage in the case of any marriage solemnized before or after the commencement of this act on the ground that the husband had married again before the commencement, or that any other wife of such husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner. So 13(2) का 1 क्या बोलता है कि वाइफ कब प्रेजेंट कर सकती है इस ग्राउंड पर पिटिशन, जब इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले या बाद में मैरिज सोलमनाइज हुई हो, और जो हस्बैंड है जिसने शादी की है उसने दोबारा शादी कर ली हो, या तो इस एक्ट के पहले या बाद में, या फिर ऑलरेडी जब उसने इस महिला से शादी की जो पिटिशन प्रेजेंट कर रही है उससे पहले ही उसकी एक ऑलरेडी वाइफ थी, भले ही एक्ट के पहले या बाद में, तो उस केस में बाइगेमी मानी जाती है, दूसरी शादी, जो आईपीसी में 494 में भी गिवन है। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, but this ground is available only to the wife, and in either case the other wife must be alive at the time of the presentation of the petition. This is the most important point, that जब petition present की जा रही है in the court for the divorce, so in that case उस वक्त जो other wife है उसका जीवित होना आवश्यक है, वो लिविंग होनी चाहिए उस टाइम पे। सेकेंड ग्राउंड इज रेप, सोडोमी एंड बीस्टियलिटी। सो 13(2) का जो सब क्लॉज 2 है उसमें दिया हुआ है रेप, सोडोमी एंड बीस्टियलिटी। तो इसमें बोला गया है कि वाइफ इस ग्राउंड पर भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटिशन लगा सकती है कि मैरिज के सोलमनाइजेशन के बाद जो हस्बैंड है वो गिल्टी ऑफ रेप हुआ है, सोडोमी हुआ है दैट इज़ अननेचुरल सेक्शुअल इंटरकोर्स, एंड बीस्टियलिटी दैट इज़ इंटरकोर्स विद द एनिमल्स। सो इन दैट केस भी ये ग्राउंड बनता है हमारे डिवोर्स का। देन थर्ड इज़ नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिग्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो जब डिग्री या ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस हो जाता है तो उस केस में वाइफ कब पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है कि कोहैबिटेशन डिग्री ऑफ मेंटेनेंस आ चुकी है, उसके बाद भी जो कोहैबिटेशन है वो रिज्यूम नहीं हुआ है। अब ये जो यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की जा रही है, ये जो मेंटेनेंस है हो सकता है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एक्ट मेंटेनेंस एक्ट के तहत दिया गया हो, या फिर 125 सीआरपीसी के तहत दिया गया हो। दोनों ही केस में अगर मेंटेनेंस दिया गया है, बट मेंटेनेंस की डिग्री दी गई है बेसिकली, बट क्या नहीं हुआ है, कोहैबिटेशन अभी भी रिज्यूम नहीं हुआ है पार्टीज़ के बीच में, सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। एंड लास्टली ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, 13(2) के 4 में दिया है प्यूबर्टी वाला ऑप्शन। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो वाइफ है इस ग्राउंड पर भी पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है फॉर द डिवोर्स, दैट द मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड बिफोर she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years. So basically यहाँ पर ये कि अगर उसकी शादी जो है 15 साल से पहले ही हो गई थी, ठीक है, और उस केस पे उसने मैरिज को रिप्यूडिएट कर दिया था आफ्टर अटेनिंग द दैट एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। सो अगर इस दौरान वो मैरिज को रिप्यूडिएट करना चाहे तो इस ऑप्शन पर भी वो मैरिज को रिप्यूडिएट कर सकती है और डिवोर्स सीक कर सकती है। अब हम देख लेते हैं एक हमारा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है म्यूचुअल कंसेंट का, 13(b) में दिया हुआ है। सेक्शन 13(b) प्रोवाइड्स फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड दिस वाज एडेड बाय द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो अगर पार्टीज़ दोनों चाह रही हैं अलग रहना और डिवोर्स मांगना चाह रही हैं, तो अगर वो म्यूचुअली कंसेंट पे हैं, एक दूसरे से वो डिवोर्स चाह रही हैं और अग्री हैं दोनों, तो उस केस में 13(b) के तहत वो मांग सकती हैं। सो
Parties to the marriage solemnized whether before or after the Amendment Act can avail themselves of this provision. अब इसके कुछ essentials देख लेते हैं. That both the parties must be living separately for a period of 1 year or more. ये important point है कि mutual consent का divorce आप किसी भी दिन जाके ऐसे नहीं मांग सकते हो. इसके लिए आवश्यक ये है कि आप 1 साल से पहले से आप अलग रह रहे हो. जिस दिन आपने petition present की उसके पिछले 1 साल आप साथ में ना रहे हों. सेकेंडली बोथ द पार्टीज़ हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर. आपको ये साबित करना पड़ेगा कि दोनों पार्टी साथ में रहने लायक नहीं बची हैं, वो नहीं रह पा रही हैं साथ में. एंड थर्डली बोथ द पार्टीज़ हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिजॉल्व. और दोनों पार्टीज़ ने अग्री किया है कि मैरिज को डिजॉल्व कर देना चाहिए. तो अगर ये तीनों चीज़ें साबित हो जाती हैं देन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13 भी मिल जाएगा. अब इस केस में कुछ और चीज़ें हैं. जैसे 2 पार्टीज़ हैं उनको जॉइंट पिटिशन प्रेजेंट करनी पड़ेगी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए म्यूचुअल कंसेंट के साथ. जब पिटिशन प्रेजेंट होगी तो फिर उन्हें 6 महीने का वेट करना पड़ेगा. जब एक्सपायरी हो जाएगा वो टाइम, मतलब 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने हो सकते हैं. ठीक है, तो मिनिमम पीरियड है इसमें 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम पीरियड है 18 मंथ्स. तो फिर जो पार्टीज़ है वो फिर से एक मोशन क्रिएट करेंगी बिफोर द कोर्ट, मतलब वो फिर से आएंगी, प्रेजेंट होंगी कोर्ट के सामने. देन if the court is satisfied that the marriage was solemnized and the averments in the petition are true, that it will pass a decree of divorce by mutual consent. So अगर कोर्ट को लगता है कि जो मैरिज है वो सोलमनाइज्ड हुई थी और जो भी पिटिशन में अवर्मेंट्स बनाए गए हैं वो सही हैं और फेक या वेक्सिशियस नहीं है, सो इन दैट केस जो कोर्ट है वो डिक्री पास कर देगी बाय म्यूचुअल कंसेंट. The consent in divorce by mutual consent should not be obtained by force, fraud or undue influence. 23(1) का भी ये बोलता है कि अगर जो कंसेंट है म्यूचुअल कंसेंट वाली वो अगर थ्रू फ्रॉड, फोर्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई है, जैसा हम कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं, तो फिर वो जो है वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी. नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑफ अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2019. इस केस में बोला गया था कि जो 6 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है 13B के 2 में, ये मैंडेटरी नहीं है बट डायरेक्टरी है. कोर्ट को ये देखना पड़ेगा अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कि क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों पार्टीज साथ में रह पाए. अगर मान लीजिए देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टीज रिज्यूमिंग कोहैबिटेशन आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल एफर्ट्स ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों पार्टी साथ में कोहैबिटेशन को रिज्यूम कर पाए सारे एफर्ट्स को लगाने या मीडिएशन और कंसिलिएशन के बाद भी, सो इन दैट केस इट इज़ नॉट बी मैंडेटरी कि वो साथ में रहें. सो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ इज़ ओनली डायरेक्टरी बट नॉट मैंडेटरी. अब एक हमारा सेक्शन और है 13A. हमने पहले 13B देख लिया क्योंकि ये रिलेटेड था म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में. 13A जो बात करता है वो बात करता है ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि 13A lays down that in divorce proceeding under this act, the court may, if it considers it just so to having a regard to the circumstances of the case, pass a decree for judicial separation instead of decree of divorce. This alternative relief cannot be given it the grounds of divorce are one of the following. देखिए, सबसे पहले अगर कोर्ट को लग रहा है कि केस के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि डाइवोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, डाइवोर्स की डिग्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री से ही काम चल जाएगा, सो इन दैट केस कोर्ट चाहे तो ऑल्टरनेट रिलीफ दे सकती है. इन प्लेस ऑफ डाइवोर्स वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर सकती है. लेकिन कुछ ग्राउंड्स पर दूसरी डिग्री ये हमारा ऑल्टरनेटिव रिलीफ नहीं दिया जा सकता है. अब वो क्या है, अगर कन्वर्जन हुआ है 13(1) के तहत, रिनंसिएशन ऑफ वर्ड हुआ है या प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हुआ है, तो इन केसेस में जो ऑल्टरनेटिव डिग्री है मतलब जुडिशियल सेपरेशन वाली डिग्री नहीं दी जा सकती, यहाँ पर डाइवोर्स ही दिया जाएगा. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.